Hello everyone, myself Annu Garg, Assistant Professor of Commerce from Dr. B.R. Ambedkar Government College कैथल जगदीशपुरा। आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। तो चलिए हम बात करते हैं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ के बारे में। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट का होना अनिवार्य है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ क्या है? 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहमति उस समय मानी जाती है जब वे दोनों एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। अगर यहाँ पे पार्टीज़ की कंसेंसस नहीं है, दैट मीन्स दोनों के भाव में एक रूपता नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कब हम कहेंगे कि उन दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं है। सबसे पहले देयर इज़ नो मिस्टेक रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के बारे में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, देयर इज़ नो मिस्टेक रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज़ नो मिस्टेक रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रेफल्स वर्सेस विचल हाउस का मामला जो है महत्वपूर्ण है। इस मामले में क्या हुआ कि एक जो पियरलेस नाम का एक जहाज बम्बई से आना था, उस जहाज पर आने वाले ऑर्डर में 125 रुई की गांठें थी और उन गांठों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया। अब एक पार्टी ने समझा कि ये जो ऑर्डर किया जा रहा है ये अक्टूबर मंथ में आने वाले जहाज के बारे में किया जा रहा है, और दूसरी पार्टी ने समझा कि दिसंबर मंथ के जहाज के लिए ऑर्डर किया जा रहा है। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि उन दोनों के बीच में जो अनुबंध हुआ वो एक ही भाव पर या एक रूपता नहीं थी, एक ही भाव पर वो सहमत नहीं थे, क्योंकि एक पार्टी अक्टूबर मंथ के लिए एग्री थी और दूसरी पार्टी जो है दिसंबर मंथ के लिए एग्री थी। तो उन दोनों के बीच में कोई भी अनुबंध नहीं हुआ है या उन दोनों के बीच में होने वाला अनुबंध जो है वैध नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ फ्री कंसेंट। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्री कंसेंट्स को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले कोयर्जन, सेक्शन 15, देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, देन फ्रॉड, सेक्शन 17, देन मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18, और देन है हमारा मिस्टेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, 21 एंड 22। अब हम बात करते हैं कोयर्जन के बारे में। कोयर्जन होता है उत्पीड़न या बल प्रयोग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 के अनुसार जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करता है या कार्य करने की धमकी देता है जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, तो हम कहेंगे कि उत्पीड़न का प्रयोग करके कंसेंट ली गई है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ कोयर्जन, सबसे पहले कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। जो कोई ऐसा कार्य करना जो कि इंडियन पेनल कोड के अनुसार वैध नहीं है या इंडियन पेनल कोड के अनुसार वर्जित है। फॉर एग्जाम्पल, हत्या करना, डाका डालना या किसी शव को दाह क्रिया के लिए रोकना, ये सारे कार्य जो हैं इंडियन पेनल कोड के द्वारा वर्जित हैं। सेकंड है हमारा थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो कि भारतीय दंड अधिनियम द्वारा वर्जित है। जैसे अगर कोई पुत्र पिता को आत्महत्या करने की धमकी देकर उससे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता है तो यह कार्य भी विधान के द्वारा वर्जित है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति को अवैध रूप से रोके रखना। जैसे कोई अकाउंटेंट अगर अपने मालिक की प्रॉपर्टी को रोक लेता है या उसके खातों को रोकता है तो यह कार्य भी जो विधान के द्वारा वर्जित है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी अनलॉफुल, किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोके रखने की धमकी देना। जैसे इस मामले में क्या हुआ कि सरकार ने किसी पुत्र को धमकी दी और धमकी के आधार पर उसकी प्रॉपर्टी को तब तक रोक के रखा जब तक उसने इंटरेस्ट को पे नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई जमींदार किसी किसान को या जिसको उसने लोन दिया है उसको जेल में करवाने की धमकी देकर उससे कोई कंसेंट लेता है या कोई अनुबंध करता है तो इसको हम जो है कोयर्जन का यूज़ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अनुचित प्रभाव। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will
of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. जब एक पार्टी या एक अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित हुआ कहा जाएगा जहां पक्षकारों के मध्य इस प्रकार का संबंध है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और अनुचित लाभ पाने के लिए वह दूसरे पक्षकार पर उस स्थिति का प्रयोग में लाता है। जैसे अगर मान लो डॉक्टर एक पेशेंट को कहता है कि मैं आपका इलाज बाद में करूंगा, पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करनी होगी, तो डॉक्टर की यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन है और उसने अपनी पोजीशन को यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब हम बात करते हैं पोजीशन टू डोमिनेट द विल। ऐसी कौन सी पोजीशन है जब आप दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होते हो। सबसे पहले यहाँ पे है व्हेन वन पार्टी होल्ड्स ए रियल और अपीरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जब एक पार्टी या जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा स्पष्ट सत्ता रखता हो, जैसे गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, जमींदार और कृषक, महाजन और परेशान ऋणी। सेकंड पोजीशन व्हेन द पार्टी स्टैंड्स इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप। जब पार्टी के बीच में विश्वास आश्रित संबंध हो, जैसे एक लॉयर एंड हिज क्लाइंट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द पार्टी मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन whose mental capacity is temporarily और permanently impaired for reason of age, या फिर किसी भी कारण से जब एक पार्टी की स्थिति या दूसरी पार्टी की स्थिति मानसिक योग्यता उसकी स्थायी या अस्थायी रूप से अनुबंध करने के लायक ना हो, किसी एज फैक्टर की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण, जैसे डॉक्टर और रोगी के बीच में होने वाला। फ्रॉड मीन्स कमिटेड एन एक्ट by a party with intent to deceive or induce a person to enter into a contract. means फ्रॉड का मतलब क्या है कि जब आप अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी प्रतिनिधि को या किसी पार्टी को धोखा देते हो और धोखे के द्वारा उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो हम कहेंगे कि फ्रॉड का यूज हुआ है और यहाँ पे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड के बारे में कि फ्रॉड के स्वरूप क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉड बाय सजेशन। दूसरा है फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट। फ्रॉड बाय सजेशन का मतलब क्या है कि प्रदर्शन द्वारा कपट। जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि वह असत्य बात कह रहा है और असत्य बात के द्वारा दूसरा व्यक्ति उसके आधार पर अनुबंध करता है, तो हम कहेंगे फ्रॉड बाय सजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लो कोई घी का व्यापारी यह जानता है कि यह घी प्योर नहीं है और फिर भी यह बात कहता है कि यह घी प्योर है और इसके आधार पर अनुबंध हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उसने फ्रॉड यूज किया है और फ्रॉड के आधार पर अनुबंध किया गया है। और इस स्थिति में ऐसे अनुबंध को जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा और इस पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर इसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट कि सक्रिय छुपाव द्वारा कपट। जब आप जानबूझकर किसी बात को, जब आपको पता है बात के बारे में, वैसे तो हम कहते हैं कि बायर बीवेयर या कैविट एम्प्टर, कि जब भी आप किसी अनुबंध को करते हो तो क्रेता को सावधान रहना चाहिए और उसके बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन जिन बातों का क्रेता अपनी जानकारी के आधार पर या देखकर, महसूस करके या पता नहीं लगा सकता, उसके बारे में विक्रेता को जानकारी दे देनी चाहिए। और अगर फिर भी विक्रेता मौन रहता है या चुप रहता है, उसके बारे में जानकारी नहीं देता, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्टिव कंसीलमेंट के द्वारा फ्रॉड किया गया है और ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर इन अनुबंधों को समाप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेयर साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड कि क्या चुप रहना फ्रॉड है या नहीं। कुछ स्थितियों में तो चुप रहना फ्रॉड है, लेकिन कुछ स्थितियों में हम कहेंगे कि चुप रहना फ्रॉड नहीं है। अगर मान लो पता होते हुए भी कोई व्यक्ति चुप रहता है और पूछने पर भी वो उसके बारे में जानकारी नहीं देता, तो हम कहेंगे कि फ्रॉड किया गया है और इस आधार पर पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जिन स्थितियों में किसी से कोई जानकारी नहीं मांगी गई है और उस व्यक्ति को स्वयं भी उस बात के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चुप रहना जो है फ्रॉड के समान नहीं है। अब हम बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स, मिस रिप्रेजेंटेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, मिस प्लस रिप्रेजेंटेशन। इनका मतलब है मिथ्या प्लस वर्णन। मिथ्या से आशय है असत्य और वर्णन से आशय है उसके बारे में कोई कथन कहना। यहाँ भी मिथ्या वर्णन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है जब आप जानबूझकर फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है आपका इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉडुलेंट तो जब आप जानबूझकर किसी असत्य कथन को यूज करते हो या इसके बारे में जानकारी देते हो, तो हम फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन
इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब व्यक्ति को स्वयं ही उसके बारे में जानकारी नहीं है और फिर भी वो अपनी स्टेटमेंट देता है, तो हम इसको कहेंगे इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कैसे आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सकती है, या जिसके आधार पर आपकी फ्री कंसेंट प्रभावित हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जब यदि कहने वाले ने किसी उचित आधार पर ही ऐसा विश्वास किया है, तो हम कहेंगे कि मिथ्या वर्णन नहीं हुआ है, बल्कि आपस में पारस्परिक गलती हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी से कहता है कि मेरे खेत में 1000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, और बी इस आधार पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जब वह प्रोडक्शन करता है तो सिर्फ 800 क्विंटल गेहूं ही प्रोड्यूस हो पाती है, तो यहाँ हम कहेंगे कि उन दोनों के बीच में पारस्परिक गलती है, क्योंकि ए के पास ऐसा कोई अनुबंध करने के लिए, बी के पास ऐसा कोई अनुबंध करने के लिए आधार नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। कर्तव्य भंग द्वारा जो बिना कपट के उद्देश्य से किया गया हो। अब हम इसमें बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करता है और कर्तव्य भंग करने के फलस्वरूप उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरे पक्षकार को हानि होती है, तो ऐसा कर्तव्य भंग मिथ्या वर्णन कहलाता है, जबकि यहाँ पे धोखा देने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मधुर अपना जीवन बीमा कराते समय अपनी आयु 25 वर्ष बताता है, जबकि उसकी आयु 22 वर्ष की है, तो उसको इस बारे में अगर खुद ही जानकारी नहीं है, तो उसने ऐसा कर्तव्य भंग करने के उद्देश्य से नहीं किया है और इस आधार पर अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण गलती। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 के अनुसार अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध से संबंधित किसी ऐसी बात के बारे में जो अनुबंध का विषय हो, कोई गलती करा देना, चाहे वह कितनी ही अज्ञानवश क्यों न हुई हो, मिथ्या वर्णन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को किसी मकान की ए अपने मकान को बेचते हुए कहता है कि इसकी नींव में या किसी प्रकार की कोई दरार या कोई खामी नहीं है, और बी इस आधार पर अनुबंध कर लेता है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि दरार में जो है खामी थी, इस आधार पर इस कारण से मकान गिर गया, तो ऐसा अनुबंध मिथ्या वर्णन के आधार पर किया हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टेक के बारे में। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। जब किसी अनुबंध में दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर हैं, तो ऐसी हालत में सहमति उनकी स्वतंत्र नहीं कहलाएगी और ऐसा अनुबंध व्यर्थ होगा। अब हम बात करते हैं कि मिस्टेक किस प्रकार की हो सकती है, काइंड्स ऑफ मिस्टेक। यहाँ पे 2 प्रकार की मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक एज टू द लॉ एंड सेकंड है मिस्टेक एज टू द फैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टेक एज टू द लॉ। इसमें हम अपने देश के कानून के बारे में गलती कर सकते हैं या विदेशी कानून के संबंध में हमसे गलती हो सकती है। अगर हम बात करें अपने देश के कानून के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के कानून के संबंध में गलती करता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति को अपने देश के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस आधार पर ऐसा कोई अनुबंध व्यर्थ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने देश में चोरी करता है और यह कहता है कि उसे चोरी के बारे में, कि चोरी करना अपराध है, उसे इसकी चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो इस आधार पर उसे सजा मुक्त नहीं किया जा सकता। सेकंड, हम बात करते हैं विदेशी कानून के बारे में। अगर हम विदेशी कानून के बारे में बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक व्यक्ति को किसी दूसरे देश के कानून के बारे में जानकारी हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, और इस आधार पर उसके अपराध को क्षमा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक एज टू द फैक्ट। अगर कोई व्यक्ति निजी अधिकार के संबंध में या किसी अन्य तथ्य के संबंध में गलती करता है, तो तथ्य के संबंध में गलती होने पर ऐसे अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया जा सकता है और पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ऐसे अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मिस्टेक। 2 प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहले यूनिलेटरल और सेकंड है बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है एक पक्षीय गलती। जब यहाँ पर किसी अनुबंध के बारे में सिर्फ एक पक्षकार गलती पर हो और दूसरे पक्षकार को इसके संबंध में कोई गलती ना हो, तो हम इसको यूनिलेटरल मिस्टेक कहेंगे और ऐसे अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, बाइलेटरल मिस्टेक। जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकार गलती पर हो, तो ऐसा अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा और ऐसे अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ मिस्टेक या अफेक्ट ऑफ कंसेंट विच इज़ नॉट फ्री। जब हमारा कोई भी कंसेंट फ्री ना हो, तो ऐसे अनुबंध पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। सेकंड है
मेक अदर पार्टी लीगली बाउंड टू फुलफिल ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज को यहाँ पे इन टर्म्स को फुलफिल करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रीइम्बर्स्ड फॉर एनी लॉस दैट ही हैज़ सफर्ड बाय बीइंग इंड्यूस्ड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। इस जो भी हमारा लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के कारण, उस लॉस को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है या उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड इफ द पार्टी हैज़ रिसीव्ड सम बेनिफिट। अगर एक पार्टी ने कोई भी बेनिफिट प्राप्त कर लिया है तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड घोषित किया जा सकता है। मैंने आज आपको बताया कि हमारा फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ को प्रभावित करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो कंटेंट्स है समझ आए होंगे। थैंक यू।